एक और इम्पॉर्टेंट एजेंडा सर आपका रहा और इसको लेकर आपके चुनावी संकल्प पत्र में भी जिक्र था और रैलियों में भी तमाम इसका जिक्र हुआ, वो कहां तक पहुंचा? मैं बात कर रही हूं वन नेशन वन इलेक्शन की, क्योंकि ये आज समय की जरूरत भी है और इसके साथ चुनावों के माहौल में, क्योंकि चुनाव लगातार होते रहते हैं, ऐसे में हम एक बेहतर व्यवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं जो कभी हुआ करती थी लेकिन फिर बीच में बंद हो गई। शुरू के 100 दिन में वन नेशन वन इलेक्शन और इसको लागू होने तक में अभी कितना वक्त और इंतजार सरकार के एजेंडे में शामिल है? पहले मैं आपको एक बात कह दूं, आप इसको 100 दिन के एजेंडे में मत जोड़िए जी। ये एक बड़ा चुनावी सुधार है जिसके लिए सबों से बातचीत करनी पड़ेगी, सबों को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, लेकिन ये होना चाहिए। उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं, धारा 370 समाप्त हुआ ना, 3 तलाक समाप्त हुआ ना, कश्मीर में चुनाव हो रहा है ना, अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, कई स्टेट्स में हो रहा है। तो कई बड़े, अयोध्या का राम मंदिर बन गया कि नहीं बन गया? अब वक्फ बिल में परिवर्तन के लिए जेपीसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ऐसे जो बदलाव के मामले वर्षों से लंबित थे उसका निराकरण किया गया। अब ये है वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी हुई है लोकसभा का चुनाव, अभी हो रहा है हरियाणा कश्मीर का चुनाव, 2 महीने बाद होगा झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव, अगले साल दिल्ली का चुनाव, फिर बिहार का चुनाव, उसके अगले साल यूपी का चुनाव, बाकी नॉर्थ ईस्ट के चुनाव। तो ये कितने चुनाव होते रहेंगे? और ये बात आपने विषय उठाया है तो मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, जब भी चुनाव होता है तो विकास की गति धीमी होती है, क्योंकि लोग कहते हैं ये मत करो फिर वो मत करो। हम कहते हैं कि एक स्टेट का चुनाव है तो वो कहते हैं टीवी दिखाता है, उसका इम्पैक्ट पूरे देश में होता है, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, आप लाइव दिखाती हैं। तो 5 साल के लिए चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा के खर्चा बचेगा, विकास की बात होगी, जिन्होंने काम नहीं किया जनता उनको हरा देगी। और देखिए, अब इस देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। अब इस देश की जनता अच्छा काम करने वालों को जिताती है, दोबारा जिताती है, तिबारा जिताती है। मोदी जी को दिया ना, और जो नहीं करते उनको हराती है। तो मैं जनता के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि लोग समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है। लेकिन आप जब देश हित और इसके साथ देश हित से जुड़े हुए सुधारों की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको लेकर विपक्ष को समस्या होती है, फिर चाहे वो वक्फ हो, फिर वन नेशन वन इलेक्शन हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, या कश्मीर में लिए गए आपके फैसले, आपकी सरकार की तरफ से लिए गए फैसले। आप देश हित की बात करते हैं, आप राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, आप देश सुधार की बात करते हैं, आप प्रोग्रेसिव अप्रोच की बात करते हैं, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं विपक्ष ये ढूंढ कर लेकर आता है कि बीजेपी अपना फायदा देख रही है, देश हित का नहीं सोच रही है। इसका जवाब बहुत सिंपल है, वो अपने वोट बैंक के हित की बात करते हैं, देश हित की बात नहीं करते हैं। पूर्णिमा जी, प्रधानमंत्री के निर्देश में कानून मंत्री के रूप में 3 तलाक का बिल मैं ही लेके आया था ना, उस समय मैं कानून मंत्री था। बिल्कुल सर। सोनिया जी ने विरोध किया, ममता जी ने विरोध किया, आपके मायावती जी ने विरोध किया, अखिलेश ने विरोध किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट और आपके मलेशिया, इंडोनेशिया, इन कई मुस्लिम देशों में 3 तलाक ऐसी कुप्रथा पर नियंत्रित किया गया है, लेकिन भारत में नहीं हो सकता क्योंकि वोट बैंक है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? क्यों चलना चाहिए? वक्फ में हम कहाँ कह रहे हैं कि वक्फ के संपत्ति को नष्ट करना लेना चाहिए? आपका अधिकार है, बिल्कुल रखिए, लेकिन वक्फ की जमीन के नाम पर जो माफियागिरी हो रही है, क्या हम छुपा सकते हैं क्या? 8 लाख हेक्टेयर जमीन के पास है, आप भी जानती हैं, दिखाइए आप कि वक्फ की जमीन पर क्या हो रहा है। तो क्या वक्फ के मैनेजमेंट में महिलाओं को नहीं रहना चाहिए क्या? क्या सरकारी जमीन को वक्फ पर कंट्रोल कर लिया गया तो इसका कोई रास्ता नहीं निकलना चाहिए क्या? ये बड़े सवाल, और ये सुधार होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी की सरकार में हिम्मत है, वो करके दिखाएगी। अंतिम के 2 सवालों के लिए और रविशंकर प्रसाद जी आपका बस समय लूंगी। एक सवाल, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले दिल्ली का जिक्र किया कि दिल्ली में भी चुनाव होंगे और आपका ये बयान आया कि अरविंद केजरीवाल फौरन इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं, क्या अंदर कुछ सेटिंग चल रही है क्या? आज सेटिंग कुछ ऐसी सामने आई कि आतिशी मरलीना को
मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ा दिया गया और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सहानुभूति फैक्टर को बटोरना चाहते हैं। जो उन्होंने 2014 में किया वो 2024 में रिपीट कर रहे हैं और इससे बीजेपी को नुकसान होगा। आप बीच में ये बात भूल गई कि उन्होंने किस तरह से शराब के घोटाले में उनकी भूमिका है। उनको बेल मिला है, ट्रायल अभी बाकी है, जान लीजिए आप। और अन्ना हजारे के शिष्य भ्रष्टाचार में इस तरह शामिल होंगे और जेल में 6 महीने रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। लालू जी के खिलाफ चारा घोटाले का केस मैंने ही बहस किया था जी सर। वो जेल गए थे, स्वर्गीय सुशील मोदी पिटिशनर थे, फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया जब वो जेल गए, अपनी पत्नी को बनाया। ये 6 महीने रहे जेल में, इस्तीफा नहीं दिया। तो ये इनका चरित्र है। अब बाहर आए, सिंपैथी क्या मिलेगी आप भी समझते हैं। अब उन्होंने उनको बनाया, अब छोड़िए, इसके बाद उनके इंटरनल मामले पर मैं क्या बोलूं। अब देश बहुत बदल गया है। देश इस तरह की लफाजी की राजनीति से आगे निकल गया है। एक अंतिम सवाल जी सर। देश ने केजरीवाल जी की असलियत समझ लिए जी बताएं। अंतिम सवाल सर बस, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उड़ीसा में आज वो थे, सुभद्रा योजना जिसका वायदा आप लोगों ने चुनाव से पहले किया था उसको पूरा किया, लेकिन प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर उनके विजन को ध्यान में रखते हुए और उनको निजी तौर पर जानते और समझते हुए आपकी तरफ से एक बधाई संदेश, मैं जानती हूँ पर्सनली वो जा चुका होगा, लेकिन भारत 24 के माध्यम से आपकी तरफ से उनको लेकर बधाई संदेश आज क्या है? देखिए, पहला तो बधाई संदेश ये है, मोदी जी अपना बर्थडे नहीं मनाते। फील्ड में है ना, सुभद्रा योजना देना उनके लिए बर्थडे है। दिवाली के दिन वो दिल्ली नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? जवानों के साथ पहाड़ों में, हिमालय में। ये मोदी जी हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा, हे महान कर्मयोगी नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, हम लोग के नेता, आपको बहुत शुभकामनाएं। संकल्प के साथ एक शक्तिशाली भारत, एक प्रतिष्ठित भारत और भारत की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुआ भारत बनाते रहें, ताकि भारत दुनिया की एक और बड़ी ताकत बने।